बेटा वेलकम है आपका आज की एक ऐसी क्लास में जहाँ पे हम लोग हमें 3 मार्क्स या मिनिमम 2 मार्क्स तो आज की क्लास में अर्न हो ही जाएंगे बेटा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एनसीईआरटी है। अरे इस वाले चैप्टर की यार, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है बेटा। अच्छा, एनसीईआरटी में ये जो वाला जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर एक यूनिट में दिया हुआ है बेटा। चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। लेकिन संदीप गर्ग सर ने और मैंने, हम दोनों लोगों ने मिलकर इस चैप्टर को 2 पार्ट में तोड़ दिया बेटा। पहले पार्ट का नाम रखा मनी और दूसरे वाले का नाम रखा बैंकिंग। मनी बहुत आसान है बेटा, मनी बहुत आसान है। लेकिन जब मैं इस बार का इनका सिलेबस देख रहा था ना, तो सिलेबस में लिखा हुआ था, सिलेबस में देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिलेबस एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशूड बाय CBSE academic.nic in फॉर द सेशन 2023-24 में क्या क्या बोला मनी का मीनिंग और फंक्शन बता दो, सप्लाई ऑफ मनी बता देना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। अब इतनी सी बात वो कहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ये उसमें नहीं बताता। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं कहाँ जाऊँ, एनसीईआरटी की बुक में देखने जाऊँ। तो एनसीईआरटी की बुक में मुझे जो जो चीजें मिली बेटा, मैंने अपने नोट्स में सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर दिए बेटा। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ बुक में तो नहीं है, लेकिन मुझे ना क्वेश्चन पेपर में दिखता है। वो कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो वहां पे मुझे दिखता है। मैंने वहां से भी उठा के चीजें यहाँ पे डाल दी है बेटा। डन। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। आज के आज शुरू करेंगे, आज के आज खत्म करेंगे बेटा। ये चैप्टर में ना बेटा, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर मेरे नोट्स में 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। पहला पार्ट प्रॉब्लम का है बेटा। आप सबको पता है कि बार्टर एक प्रॉब्लम थी। दूसरा बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया, मनी। ठीक, अच्छा, अब तीसरी प्रॉब्लम आ गई कि आखिर गवर्नमेंट ने कितनी मनी सप्लाई करी और पब्लिक के पास आज के डेट में कितनी मनी है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे ना नोट्स को पलट पलट के देख रहे हैं बेटा। मैं 100% चैलेंज कर रहा हूं, आपके एग्जाम में इस वाले नोट के बाहर से कुछ नहीं आएगा मनी में। आप मेरा भरोसा तो करो। शुरू करें? आओ सर, शुरू करते हैं सर। सबसे पहले बेटा बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा। The primitive world's trade was carried out according to the barter system of exchange. Economic exchanges without the mediation of a money are referred to as barter exchange. एक मिनट, जो डेफिनेशन मुझे याद करनी है बेटा, वो सिर्फ इतनी सी, इकोनॉमिक एक्सचेंज without the mediation of a money are referred to as बार्टर एक्सचेंज। वो कोई सा भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या, मैं आपको पेन दूं, बदले में मुझे कुछ चाहिए बेटा, आप मुझे बदले में या तो पैसे दे दो या कोई सामान दे दो, ये हुआ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। लेकिन जहां बीच में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, वही है बार्टर। बच्चा खुश हो रहा, क्या हुआ बेटा, चश्मे के बदले पेन देना है क्या? नहीं, यहां पे मत करना। अगला सर, अब बार्टर एक्सचेंज क्या होता है सर? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ अ गुड फॉर गुड। एक लाइन में आंसर है सर। एग्जाम्पल, वीट में बी एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, हाउस फॉर हॉर्स। ये थोड़ा सा अजीब सा है, हाउस फॉर हॉर्स, लेकिन ठीक है। या टीचर में बी पेड वीट या राइस एज अ पेमेंट फॉर हीज और हर सर्विस। सर मुझे पूरा बार्टर समझ में आ गया, लेकिन ना एग्जाम में ना ये लोग अलग अलग नाम से आपसे पूछ सकते, पूछा नहीं आज तक लेकिन पूछ सकते बेटा। बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। ये सीसी क्या स्टैंड कर रहा है? मुझे लगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे सीसी किस लिए स्टैंड कर रहा है? सीसी इकोनॉमी में सी क्या स्टैंड फॉर? अरे क्लेवर एंड कॉन्फिडेंट। गधे रहना आप लोग जीवन भर बेटा, गधे रहना बेटा। क्लेवर और कॉन्फिडेंट, यहाँ पे सी किस लिए स्टैंड कर रहा है? यहाँ पे सी किस लिए स्टैंड कर रहा है? अच्छा बेटा, अब ना आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया यूनिक एग्जाम्पल बना, बोला बार्टर कहीं पे हिट हो सकता है। मैंने बोला 2 जगह हिट हो सकता है। पहली जगह है इस पूरी दुनिया में आप अकेले हो तो क्या बार्टर हिट हो जाएगा? अरे आपको कुछ भी खाना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, कोई आपसे पैसे मांगेगा क्या? पूरी दुनिया में आप अकेले हो। सर इसका देखो पहला देखो बेटा, बार्टर इज बेस्ट। कब है बेस्ट? जब ओनली इंडिविजुअल है। इन एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, there cannot be any exchange of a commodity and hence there is no role of money. अच्छा चलो सर, ये हो गया। क्या इसके अलावा बार्टर और कहीं हिट हो सकता है? कहाँ? आयरलैंड में। बहुत बढ़िया। अब आप एक से ज्यादा लोग हो,
सर आपने पहले क्या बोला, पूरी दुनिया में 1 लोग, मानते पूरी दुनिया में से 5 लोग, पूरी दुनिया में कितने लोग, और वो 5 लोग कहाँ फंसे हुए हैं, आइलैंड में। अब क्या वो फैमिली मेंबर एक दूसरे को सर्विस देने के लिए, गुड्स देने के लिए एक दूसरे से कुछ मांगेंगे क्या? अरे हाँ मांगेंगे, यार तू मेरे पैर दबा दियो, मैं तुझे फ्रूट ला के देंगे जंगल से, डन। आइलैंड में फंसे हुए वहां पे बेटा, तो ये वहां पे भी हिट है। इफ देयर इज मोर देन वन इंडिविजुअल but these individuals do not take part in market transaction, example family living on isolated island बेटा, डन। सर इसके अलावा और कहीं भी बार्टर हिट नहीं हो सकता। बार्टर मजबूरियों का सौदा है बेटा, मजबूरियों का सौदा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आओ सर नेक्स्ट पेज पे बेटा, हम आ गए सर नेक्स्ट पेज पे, जहां पे हमें पता चला कि आखिर बार्टर क्यों आउटडेट हो गया बेटा, बार्टर क्यों बंद कर दिया गया बेटा। बार्टर बंद हो गया बेटा 4 कारणों की वजह से बेटा। द पहला रीजन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, अभी मैं डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बेटा। दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ अ वैल्यू। तीसरा सर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, डेफर्ड बोले तो फ्यूचर पेमेंट। और सर लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। ये 4 चीजें याद होगी, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलना। नंबर 1 इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, नंबर 2 common measure of a value, number 3 lack of standard of deferred payment, deferred बोले तो future, and the last one is store of value। अब सर डबल कोइंसिडेंस वांट पे आते हैं बेटा। पहली बात बेटा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है? जरूरी थोड़ी है मैडम मैं जो आपसे चाहता हूं आप भी मेरे से वही चाहते हो, ऐसा जरूरी है क्या? अरे बोलो ना सर, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है सर। और ऐसा होना, ओए ऐसा होना बहुत रेयर है बेटा, ऐसा होना भी बहुत रेयर है बेटा। पहली बात सर, इट वर्क्स ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, हर बार ऐसा नहीं होगा। इट इज वेरी रेयर इन रियल लाइफ। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन एवरी टाइम, मिलेगा लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। इन बार्टर सिस्टम एक्सचेंज बिकम क्वाइट लिमिटेड एंड इंक्रीज ट्रेडिंग कॉस्ट। सर मुझे जिससे चाहिए ना वो बहुत दूर रहती है, मुझे जिससे चाहिए वो बहुत दूर रहती है, और बार बार उसके पास जाने में मुझे बहुत पैसा लगता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लास्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मींस दैट गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ 2 डिफरेंट पर्सन must be useful and needed by each other. It is the main basis of barter system of exchange. पूरा का पूरा बार्टर सिर्फ इतनी सी लाइन पे डिपेंडेंट है सर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे, बट इट इज रेयर। अब अगर आपके एग्जाम में आता है जिसके चांसेस बेटा 100% नेग्लिजिबल है, अगर आता है तो आपको इतना सा लिखना पड़ेगा। क्या इतना कॉन्फिडेंट कैसे है सर? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा मेरी नज़र में इस बच्चे की वैल्यू 0 है, मेरी नज़र में इस बच्चे की वैल्यू 0 है, लेकिन हो सकता है किसी और की नज़र में कुछ और हो। तो सर एक बात बताओ, ये मैं इसको 0 मानता हूं, आप इसको कितने का मानते हो? 10। आप भी 0। हाय राम, मैडम आप इसको कितने का मानते हो? 10 रुपए का। अच्छा वो माइनस में। अच्छा अभी ना मेरे पास एक चीज है इसको मानने के लिए, वो है कॉमन मेजर। हम सब ना पैसों से मान रहे हैं, ये मेरे लिए 0 रुपए का, आपके लिए 5 रुपए का, आपके लिए -2 रुपए का। मतलब तुझे लेगी भी तेरे से पैसे भी लेगी। वाह, माइनस का मतलब यही होता है, अपन लेने के लिए इसको पैसे देंगे, ये आपसे पैसे लेगी। डन सर। अच्छा लेकिन सर यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है सर। ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल वैल्यू, absence of common measurement of a tool and mechanism, parties suffer a huge loss in case of a necessity is good। ये ना क्या है सर, ये बार्टर ना चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नेसेसिटी इज गुड के चक्कर में ये अपने को बहुत रुला देता है सर। ये कई बार मेरी मजबूरियों का फायदा भी उठाता था, इसीलिए बार्टर ठीक नहीं है। अच्छा लैक ऑफ स्टैंडर्ड या डेफर फ्यूचर पेमेंट बेटा, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बेटा वो कौन कौन से रीजन है बेटा, जल्दी से देखते हैं। Goods which needed to be repaid might lose or gain its value at the time of repayment। एक मिनट, ओ मैडम अपन ना प्रिमिटिव वर्ल्ड्स के ट्रेड में है, मैं इसको क्या बोला, ओ भाई सुनना, तू मेरे को सामान दे, तू मेरे को मेरा सामान दे, मैं बदले में तुझे 2 बकरियां देंगे, मैं इसको बदले में 2 बकरियां देंगे। इसने पूछा सर कौन सी बकरियां दोगे? मैं देखो देखिए 2 बकरियां पड़ी है ना, ये बकरियां मैं तुझे दे देंगे। ये बेचारा अपना ठेला लाया नहीं था, ये अपना ठेला नहीं लाया था। मैं कहा भाई मैं तेरे घर में ये 2 बकरियां पहुंचा देंगे।
इसने कहा कि ठीक है सर पहुंचा देना। मैंने कहा बट मेरे को ना 1 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि अगले महीने मुझे वहां तेरी तरफ आना है, तो मैं ये 2 बकरियां लेके जाऊंगा। डन। अभी मुझे पता था इस गधे को ये 2 बकरियां देनी है, इस गधे को ये 2 बकरियां मुझे देनी है, इसीलिए मैंने सुनो ना, अब तो मुझे पता चला बकरियां जाने वाली है, मैंने उन बकरियों को खाना खिलाना ही बंद कर दिया। अब वो समझे ना क्या करेगा बकरियों के साथ गधा। डन। मैंने उन बकरियों को खिलाना बंद कर दिया बेटा। 5 दिन बाद वो बकरियां मर गई, और मैं 1 महीने बाद उन मरी हुई बकरियों को इसके पास लेके पहुंचा। क्या बकरियों की वैल्यू अभी भी वही है जो पहले थी? नहीं थी। तो सर इसका मतलब यहाँ पे ना डेफर पेमेंट के टाइम पे गुड्स अपनी वैल्यू लूज करता है। इसको क्या पता था कि प्रसेनजीत उन बकरियों को मार देगा, और मेरी भी कोई गलती थोड़ी, भाई तू छोड़ के गया था। डन सर। लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं बेटा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ ए वैल्यू। ओ मैडम आज की डेट में मैं बहुत अमीर आदमी हूं बेटा, इतना अमीर जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग कल्पना नहीं करते हैं बेटा। ठीक। अच्छा मैं अमीर हूं इस बात का पता किससे चलता बेटा? मेरी वेल्थ से। लेकिन पुराने टाइम पे अगर कोई बार्टर में था तो वो अमीर है इस बात का कैसे पता चलता था? उसमें बहुत बकरी है, बहुत गाय है, बहुत भैंस है, बहुत सारा अनाज है। लेकिन क्या ये ऐसे गुड्स नहीं है जो टाइम के साथ खराब हो जाते हैं? तो सर यहाँ तो वैल्यू बहुत जल्दी लूज हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टोर भी नहीं हो पाती थी बेटा। आई होप बेटा आपको बार्टर कैसा लगा, आप मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे बेटा। बार्टर कैसा लगा? बहुत बढ़िया बेटा। बार्टर खत्म हो चुका बेटा आपके सिलेबस से। डन। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है मनी। मनी क्या है? अच्छा गर्ल क्या है या बॉय क्या है? कैमरा क्या है? ठीक वैसे ही मनी है बेटा। मनी क्या? मनी वो जो मनी का काम करती है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करती है। भाई मेरे को तो ना यही वाली डेफिनेशन बचपन में बताई गई थी, जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं एक दुकान में गया था, दुकान में एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, उसने अंकल से टॉफी मांगी। अंकल ने उसको, हाँ मैं भी उस बच्ची के साथ था, मैं भी छोटा सा ही था, बच्ची ने दुकानदार से टॉफी मांगी, दुकानदार ने टॉफी दे दी। बच्ची ने कहा कि अंकल जी कितने पैसे हुए? उसने बोला बेटा बस यहाँ पे किस्सी कर दे। बच्ची ने किस्सी कर दी, अंकल ने उसको टॉफी दे दी। मैं कहा ये सही है, दिस इज मनी। मैं कहा दिस इज मनी। मैं भी गया अगले दिन, मैं कहा अंकल एक टॉफी दे दो। अंकल ने टॉफी दे दी, कहता पैसे? मैं कहा गाल इधर लाओ, पैसे दे मैं आपको। अब मेरी गलती नहीं थी, गलती किताब की है बेटा। देखो किताब ने क्या लिखा, आओ सर देखो सर किताब ने क्या लिखा। किताब क्या कहती है? किताब कहती है मनी इज एनीथिंग। तो मनी तो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी मनी थी बेटा। मतलब बच्ची दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। अंकल लेने को तैयार नहीं, और मैं टॉफी खा चुका था। खैर अब मैं नहीं बताऊंगा मैं कैसे बचा, अंकल को क्या देना पड़ा। मनी इज एनीथिंग। अच्छा ये लीड लिखाना। अबे बच्ची तो है, मैं भी बच्चा ही था उस टाइम पे। अंकल बुड्ढा था, आओ क्या कहते हैं बुड्ढे शौकीन होते हैं। आओ विच जनरली एक्सेप्टेड। अरे पढ़ा लेने दो यार, पढ़ा लेने, रिकॉर्ड हो जाए भाई, ये जाएगा आगे। मैं भी इसको एडिट कर दूंगा। ठीक। आओ मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मनी। वो हर एक चीज है जो जनरली एक्सेप्ट होती है इन 4 चीजों के लिए। अभी अपन बार्टर के वो पढ़ के आए ना डिसएडवांटेजेस, बार्टर के वही चारों चीज अगर ये पूरी कर दे तो वो मनी है, तो वो मनी है बेटा। क्या उस बच्ची की छोटी सी किसी अंकल के गालों पे वो चारों चीज पूरी कर रही थी? यस सर। क्या क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ अ वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड मींस फॉर स्टैंडर्ड डेफर ऑफ पेमेंट आंसर। ये चारों चीजें मनी पूरी करती है बेटा। एक बार डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। मनी इज, अरे यार वो हटाओ ना, तुम तो बच्चे के किस्से के पीछे पड़ गए। मैं बात उस नोट की कर रहा हूं, कहीं ये बच्ची किस्से लेके घूमे। अंकल आओ, अंकल गोलगप्पे खिलाओ, मैं पैसे लाई। मैडम इसको ना आप वैसे नहीं लेना था जैसे आप ले रहे हो, वैसे नहीं लेना था। आओ दोबारा। मनी इज एनीथिंग, मनी वो हर एक चीज है, या मनी कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस फॉर डेफर पेमेंट। आई होप आपको याद हो गया बेटा। लेकिन जब भी मैं ए फॉर एप्पल बोलता हूँ ना, या मैं बी फॉर बॉल बोलता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ए फॉर एप्पल से मेरे दिमाग में ना एक एप्पल दिखने लगता है बेटा, बी फॉर बॉल से मुझे बॉल दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे ही बात होती है मनी की, अपने को ना मनी दिखने लगता है कि सर मनी किस फॉर्म में होता है। ठीक वैसे ही इन्होंने भी मनी को उसी फॉर्म में पकड़ा बेटा। क्या कहते हैं देखो, अब ये वाला याद होना चाहिए बेटा। टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन्स, पेपर नोट, चेक,
डिमांड ड्राफ्ट ईटीसी। डन भाई, मनी तो इसी फॉर्म में हमने देखा, कॉइन्स में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट में या चेक में। बोला मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय द कॉमन कंसेंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगली बात ये क्या कहते हैं मनी सर, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है अगर कॉमन कंसेंट से चुन लिया जाए। आप लोग कभी मेले वेले में गए? हाँ जी सर, मेले में गए। मेले में ना सर हम क्या करते हैं, किसी अगर झूले में हमें झूलना होता है, अपन उसको नोट देते हैं, वो मुझे क्या दे देता है, एक टोकन दे देता है। क्या वो टोकन उसी दिन के लिए वैलिड है? अरे सर जितने दिन मेला चलेगा आप वो टोकन लेके कभी भी जाओ। तो सर उस उतनी देर के लिए, जितनी देर हम मेले में हैं, उस झूले वाले के लिए मेरे बीच में वो थोड़ी देर के लिए मनी बन गया कॉमन कंसेंट से। लेकिन अगर मैं बात करूं कंट्री के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे मोदी जी एक दिन आए और आके बोला कि आज से 1000 का नोट करेंसी नहीं है। कॉमन कंसेंट से हमने मान भी लिया और हमने उस नोट को आउटडेट कर दिया। डन। यार एक बार वो वाला गेट लगा के आना यार, वहां पे शोर मचा यार। बोलो या तो शोर ना मचाए या फिर गेट लगाए, नलायक गधे कहीं के। हाँ आओ दोबारा सर। मनी कैन बी एनी कमोडिटी chosen by the common consent by the people of a country as an instrument of exchange। डन। अरे डन क्या? तो सर अभी मुझे पता चल गया जरूरी नहीं है कि आज की डेट में जो हमें मनी दिखता है ना कल भी ऐसा ही हो सकता है, टाइम के साथ ये भी इवॉल्व हो, कल को कोई और चीज मनी होने लगे, हो सकता है सर आगे। अच्छा लेकिन सर क्या हम लोग बार्टर को सॉल्व करके अब मनी में आ गए हैं? मनी क्या बेस्ट है? मनी क्या बेस्ट है? मनी क्या बेस्ट है? सवाल, क्या मनी बेस्ट है? सर मनी अभी इसलिए बेस्ट है क्योंकि मनी ने बार्टर की वो चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बेटा। पहली प्रॉब्लम क्या थी? एक्सचेंज की। सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक प्रॉब्लम थी, इसने एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दूसरी मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरी स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा स्टैंडर्ड डेफर पेमेंट। डन। सर ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व होगी बेटा। मैंने इस चैप्टर की दूसरा सेक्शन भी खत्म कर दिया। पहला मैंने सेक्शन खत्म किया बार्टर का, दूसरा सेक्शन मैंने खत्म किया मनी का। अब हम लोग तीसरे में आ रहे बेटा जिसका नाम है मनी सप्लाई। एक मिनट आज ही गधा हल्के में ले रहा है। गधा या तो खुद को हल्के में ले रहा है या मुझे। बेटा खुद को हल्के में ले, मुझे नहीं। ओ मैडम नहीं, दो चीजें क्लास में नहीं खोलनी। पहली और दूसरी, आओ मोबाइल, आओ सर, आओ मेरी बात सुनो मैडम। नहीं मैं नहीं रुक सकता। आओ सर। वो अच्छा वो डर जाए। नहीं बेटा मैं डराता नहीं हूँ, ठीक है। वो घर की बच्ची है इसीलिए, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, ये दाल भी नहीं है। आओ अब सुन, अब मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो कि किसी दिन आपने अपने पापा से मांगे 10,000। कितना? 10,000। और आप उस 10,000 को लेके गए हो क्लब में। आप एक दिल्ली के बहुत अच्छे क्लब में गए। नेक्स्ट डे आप वहां से आए नहीं, आपको लाया गया। ठीक, आप घर में पड़े हुए हो बेटा, आपके मुंह पे पानी मारा जा रहा है बेटा, बस किसी तरीके से होश में आते हैं। पापा का पहला सवाल होता है 10,000 कहाँ गए? नहीं सॉरी, पापा का पहला सवाल पैसे कहाँ गए? तो आप हिसाब कितने रुपए का दोगे? ये तो नहीं कहोगे सर पापा 15,000 रुपये खर्च हो गए। नहीं, आप लेके कितने गए थे? तो हिसाब भी कितने का दोगे? 10 का, 15 का तो नहीं दोगे। ठीक वैसे ही जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया। अरे सर गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसा प्रिंट करती है, अरे आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके इन्होंने पैसा प्रिंट किया और प्रिंट करके ये पैसा किसको दे दिया? क्या हमें ये बात पता है कि मनी यूजिंग सेक्टर इंडिया में, ओए इंडिया में मनी यूजिंग सेक्टर एक होता है और एक मनी क्रिएटिंग सेक्टर होता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन होता है बेटा। सरकार ने जो पैसा प्रिंट किया वो प्रिंट करके लोगों को दिया। अब जब सरकार जब आपसे जवाब मांगेगी कि आप पे कितना पैसा है, तो जितना उन्होंने सप्लाई किया होगा आप उतना ही बताओगे कि ज्यादा बताओगे? हम ज्यादा भी बता सकते हैं और हम कम भी बता सकते हैं। ज्यादा के केस में मतलब क्या हुआ? पैसा कहीं ना कहीं लीक हुआ है सर, पैसा कहीं ना कहीं कंट्री से बाहर गया है, पैसा कहीं ना कहीं खो गया है। अगर कम बताएंगे तो, अगर ज्यादा बताएंगे तो सरकार को ये बात पता चलने लग जाएगी, इसका मतलब बाहर से नकली नोट इंडिया में आ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को चेक करती है बेटा, कि मैंने जितना पैसा दिया था उतना ही पैसा है या उससे ज्यादा पैसा है हमारे पास। डन। तो मनी सप्लाई हुआ। लेकिन बेटा मनी सप्लाई की कैलकुलेशन पहली बार शुरू हुई 1977 में, और धीरे 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 ये पैसा ना अलग अलग कैलकुलेशन में गया। सबसे पहले मेजरमेंट हुआ M1 नाम से, फिर हुआ M2 के नाम से, फिर हुआ M3 के नाम से, फिर हुआ बेटा M4 के नाम से। अब हम लोग देखते हैं बेटा आगे आखिर ये चीजें काम कैसे करती है बेटा। सबसे पहले देखते हैं मनी सप्लाई क्या है बेटा।
इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम, बच्चे गलती करते हैं यहां पे जाके लिखते हैं वैल्यू, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। आज की तारीख में भारत के पास कितना पैसा है, सर इसको बोला गया मनी सप्लाई। दोबारा डेफिनेशन देखते हैं बेटा, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैलकुलेशन स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? स्टॉक है, क्यों? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है सर। चलो सर आगे देखते हैं सर। फीचर ऑफ मनी सप्लाई सर, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हाथ के पैसे को मनी सप्लाई माना गया सर। सर पब्लिक बोले तो वो जो मनी को यूज करता है वो वाला सेक्टर, और मनी को यूज करने वाले सिर्फ दो सेक्टर है इंडिया में बेटा, पहला इंडिविजुअल और दूसरा बिजनेस फर्म। ये लोग पैसे को यूज करते हैं बेटा, लेकिन पैसे को बनाने वाले दो सेक्टर है बेटा। पहले वाले सेक्टर का क्या नाम है? मनी क्रिएटिंग सेक्टर में बेटा गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट मतलब आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दोनों मिलकर जो बनाती है। और दूसरा कौन है सर? बैंक। ओए क्या आईसीआईसीआई बैंक अपना पैसा बनाती है? तो फिर सर यहाँ पे क्यों आया मनी क्रिएटिंग सेक्टर? अरे इसके बाद ना एक चैप्टर आएगा बैंकिंग का। बैंकिंग का चैप्टर आपको बताता है कि बैंक कैसे डिपॉजिट के 1000 को 5000 बना देता है। वो वर्चुअल मनी बनाता है बेटा, ओरिजिनल मनी नहीं, वर्चुअल मनी बनाता है, तो वो भी पैसा बनाता है। आगे सर, इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, ये बात आप मुझे बता चुके थे। क्यों? क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है सर, अब आप ना मेरे को कैलकुलेशन सिखा दो। मैं बेटा आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। देखो बेटा, सिंस 1977 तब से लेके अभी तक 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ अ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 हैव बीन प्रपोज्ड ओवर द टाइम। समय समय पे अलग अलग मनी प्रपोज किए गए बेटा, मनी सप्लाई की कैलकुलेशन बेटा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब देखो बच्ची लड़ाई कर रही है मेरे से। मैं बोल रहा हूँ आपके सिलेबस में बस M1 है, मैं आपको बोल रहे हैं सिर्फ M1 है। सर आप भी M1 पढ़ाओगे? सारे पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा बेटा। आओ सर। अरे मेरी माँ, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एज फॉलोज बेटा। नंबर 1, मैडम ओ मैडम, हाँ M1 है, सिर्फ M1 पढ़ के आप उठ के चले जाना। कैसा लगा? डन। चलो सर, M1 क्या है सर? फर्स्ट बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहले और सबसे पहला यही कैलकुलेट किया गया बेटा। अगला, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन मनी। लेकिन सर अभी आपने ऊपर बोला था ये हेल्ड बाय पब्लिक होता है सर, लेकिन पब्लिक अपना पैसा कहां कहां रखती है? पब्लिक अपना पैसा पॉकेट में भी रखती है, बैंक में भी रखती है। डन। तो क्या बैंक में रखा हुआ पैसा भी मेरा होगा? डन सर, देखते हैं। लेकिन ये जो बैंक होती है, बैंक अपना पैसा कहां रखती है? वो आरबीआई में जाके रखती है। तो सर वो भी लेंगे? अरे वो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा क्या? अरे सर पता नहीं मुझे, हम आप मुझे बताओ पहले, फिर आगे देखेंगे सर। सर M1 में क्या बोला सर? नंबर 1 चीज, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पहली चीज। डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। बोलो सर, 3 बातें समझ में आई क्या? सर दोबारा एक बार बताओ तो। M1 बोले तो कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट बोला, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। सर जरा चल के देखते हैं इन तीनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा। पहला, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक का मतलब क्या है? सर नोट्स और कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक एंड नॉट बाय गवर्नमेंट एंड बैंक। ये तो सर आप ऊपर ही बता चुके थे कि गवर्नमेंट और बैंक से मनी क्रिएटिंग सेक्टर होते हैं, इसीलिए पैसा जो पब्लिक के पास है बेटा, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है। सर आगे देखते हैं, इसी को बोला गया बेटा फिएट मनी। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। अंडर द लॉ, फिएट मनी का मतलब क्या होता है? अंडर द लॉ मस्ट एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट। मतलब फिएट मनी वो है जिसको डेट के केस में एक्सेप्ट किया जाता है। अगर डेट के केस में आपका पैसा मैं एक्सेप्ट करने लग रहा हूं तो बेटा मैं उसको मान लूंगा फिएट मनी। 1 मिनट, मान लेते आप मेरे से कुछ पैसा उधार लेके गए थे इंडियन करेंसी में, अगले दिन आप आके मुझे कुछ सिक्के देके जा रहे हो जो कि इंडियन सिक्का है, और मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, तो बेटा उसको फिएट मनी माना जाएगा। लेकिन अगर आप अभी मुझे 1000 का नोट लेके आओ कि सर ये आपका उधार चुकाना था, ये लो पैसा, मैं नहीं लूंगा क्योंकि सर उसको लॉ एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? वो बोला गया फिएट मनी। मैडम सोना नहीं है बेटा, मेरी क्लास में सोना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा। लीगल टेंडर मनी, सोना नहीं है।
अच्छा क्योंकि मैं सोती सर ऐसे हूँ भी नहीं अकेले। आओ लीगल टेंडर मम्मी के साथ सोती हूँ मैं, मम्मी के साथ। लीगल टेंडर मनी सर, लीगल टेंडर मनी सर, इसको क्या बोला गया M1 को? लीगल टेंडर मनी बेटा। अब देखो वो बात जिसके लिए आप परेशान थे बेटा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, M1 को ही कहा गया फिएट मनी, M1 को ही कहा गया लीगल टेंडर। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक डेफिनेशन के अंदर आ रहा है M1 के। अगर ऐसे देख बेटा, हाँ, ऐसे करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक अगर जीरो है, अदर डिपॉजिट विद बैंक जीरो है, तो कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक ही हमारा M1 है। डन, ये बच्चा दिमाग लगाने लग रहा है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक बोले तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विथ बैंक ओनली। नहीं समझ में आया सर। सर इसको समझने के लिए बस ऐसे समझो, ये है एक इंडिविजुअल, इसने अपना पैसा जमा करा दिया HDFC में। सर कितना जमा कराया मैडम? 200 रुपए जमा कराया। डन। अब HDFC ने क्या किया, HDFC ने इसका पैसा जाके जमा करा दिया SBI में 200। आप मुझे बताओ कि मैं कितना पैसा लूं M1 में, डिमांड डिपॉजिट में कितना लूं? सिर्फ और सिर्फ 200। कितना लूंगा? 200। डन, समझे क्या? सर यही बोल रहा बेटा। DD ऑफ पब्लिक विद बैंक ओनली नेट DD इज इंक्लूडेड। इंटर बेटा ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इनके बीच में, इसको बोला जाता है इंटर बैंक डिपॉजिट। बोला इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। डन है सर, सब समझ में आ रहा है। आएगा बेटा, पढ़ते का आगे। अदर डिपॉजिट विद RBI। अरे अभी ना आप अगला चैप्टर पढ़ोगे बैंकिंग वाला। बैंकिंग में बोला जाता है अपन इंडिविजुअल अपना अकाउंट कहाँ खुलवाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट कहाँ खुलवाते हैं? RBI के पास। अब सवाल है कि आपने मेरा वाला भी पैसा लिया और कमर्शियल बैंक वाला भी पैसा लोगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? तो इन्होंने क्या बोला कि अदर डिपॉजिट विद RBI में क्या लेंगे? ओए शो नहीं, आगे। हेल्ड बाय पब्लिक, सॉरी हेल्ड बाय RBI। RBI ने पैसा एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन किसका? ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट। या फिर किसका पैसा है सर? PFI का। PFI बोले तो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या आपको ये बात पता है प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं? तो अगर वो पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे और वो अपना पैसा अगर RBI में जमा कर रहे हैं तो सर इसमें डबल काउंटिंग नहीं हो रही। सर उसके बाद किसका पैसा लिया? WB बोले तो वर्ल्ड बैंक। अगला सर IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ETC। अभी आपको समझ में आया सर, मुझे ना प्राइमरी पैसा लेना है, वर्जिन पैसा लेना है, फर्स्ट टाइम वाला पैसा लेना है। डन। जहां सेकंड होगा सर वो पैसा मुझे इग्नोर करना है। आगे सर, इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद RBI। सर इसको एक्सक्लूड किया, सिर्फ इसको लिया। आई होप आपको M1 बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी मैं वीडियो रोक रहा हूं, जिसको जाना है वो M1 के बाद जा सकता है। आओ बेटा, जाने वाले जा चुके हैं, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता था बेटा। M1 के बाद जो चला गया है उसको टाटा बाय बाय गुड बाय बेटा। अब सर M2 M3 M4, ठीक बात है कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये देखो मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूं बेटा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन 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 कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं बेटा, मैं वो चीजें बताता हूं बेटा। सबसे पहले बेटा, हाई पावर्ड मनी आपके बुक में है। आओ सर, हाई पावर्ड मनी, सर वो मनी जिसमें बहुत पावर होती है। तो फिर तो 2000 का नोट ही होगा इसका एग्जाम्पल? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सभी मनी में पावर होती है बेटा। प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। अरे ये दोनों तो सारे पैसे प्रिंट करते हैं, तो सर इसका मतलब अभी तक सारे पैसे हाई पावर्ड है। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजें सर, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कैश रिजर्व विद बैंक। अरे अभी आपको पता है पीछे जब हम गए थे तो पीछे हमने बोला था मनी इंक्लूड्स कॉइन्स, करेंसी, पेपर कॉइन, चेक, डिमांड डिपॉजिट, ETC सब बोला, पर हाई पावर्ड मनी क्या बोली? अबे चल हट, इसने किसको पकड़ा? सिर्फ बोला प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ओनली। सर इसने बाहर कर दिया उन सबको, किसको पकड़ा? सिर्फ करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, और दूसरा कैश रिजर्व विद बैंक। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट while HPM consists of currency and cash reserve with bank.
अभी आपको यहां से डिफरेंस समझ में आया? यस, दोबारा बताता हूं बेटा, देख, डिमांड डिपॉजिट भी पब्लिक का ही पैसा है जो वहां पे जमा है। डन। हाई पावर्ड मनी क्या कह रहा है? हाई पावर्ड मनी क्या कह रहा है? बोला करेंसी। अब करेंसी सारी करेंसी सर, और सर जो कैश रिजर्व तुम्हारे पास पड़ा है ना बैंक के पास, वो भी हाई पावर्ड मनी, वो जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने बनाई। इसके अंदर पकड़ी मैंने दो चीजें, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद पब्लिक, M1 की पहली चीज, और दूसरा जो आरबीआई के पास, सॉरी जो कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, उसको कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन जो तुमने अपने पास कैश रिजर्व रखा हुआ है उसको जोड़ देंगे। आगे सर। अच्छा सर, अब ना इसका डिटेल मैंने आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर या कॉन्फिडेंस इनहांसर में दिया हुआ है बेटा, कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या। देखो अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको शुरुआत में बोला था, ये देखो कि इस बार के फाइनेंशियल, इस बार के आपका जो आया है सिलेबस, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मनी का फंक्शंस भी आपके सिलेबस में है, उन्होंने बोला है सर। लेकिन अगर आप कुछ किताबें उठाओगे तो उसमें हमें फंक्शंस दे नहीं रहे, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछ रहे, लेकिन सर सिलेबस में तो लिखा हुआ है। अगर सिलेबस में लिखा हुआ है तो आज नहीं पूछे कभी तो पूछेंगे, और सर जब कभी अगर पूछेंगे तो अपने को आना चाहिए। हाँ तो बेटा अगर आपको आना चाहिए तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। फंक्शंस ऑफ मनी बेटा, मनी के सिर्फ दो फंक्शन है बेटा, पहला और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? सिर्फ मनी ना, मनी सिर्फ दो चीजों के लिए आया था सर, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू के लिए। तो यही दो इसके प्राइमरी काम है कि सर किसी एक चीज की वैल्यू लगाई जा सके, किसी एक चीज की वैल्यू लगाई जा सके, भाई ये 10 रुपए की चीज है, और उसके लिए उसको दिया जा सके। तो सर प्राइमरी काम तो यही है, लेकिन लोगों ने इसको दो और कामों में यूज करना चालू कर दिया सर। पहली चीज क्या सर? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अबे कल ले लियो मेरे से 100 रुपए, आज तू मुझे 90 रुपए दे, कल मेरे से 100 रुपए ले लियो। तो सर लोग इसको किस लिए यूज करने लगे? डेफर्ड पेमेंट के लिए सर। और एक और चीज के लिए बेटा, क्या है सर? स्टोर ऑफ वैल्यू। लोग इससे अपना वेल्थ भी बनाने लग गए हैं सर। आई होप समझ में आया क्या सर फंक्शन? अच्छा सर, सर इसका डिटेल कहाँ मिलेगा? अरे मैंने इसका डिटेल आपको कहाँ दिया हुआ है बेटा? इधर आओ सर। डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इनहांसर 1 में बेटा। कॉन्फिडेंस इनहांसर 1 में बेटा, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप बस एक बार इसको रीड मार ले बेटा। डन। और क्योंकि ये चैप्टर है ही मैक्सिमम 6 मार्क्स का, जिसमें बैंकिंग भी आएगा, तो अपने को ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी सर। बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। बैंक मनी एंड बैंकिंग मिला के 6 मार्क्स का है ये। डन। मनी बैंकिंग, हाँ यूनिट 2 6 मार्क्स का है बेटा। डन। तो अभी अपने को समझ में आ गया कि इस चैप्टर से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, तो मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं। आगे चलें सर। अच्छा, अब डिमांड ऑफ मनी बेटा, डिमांड ऑफ मनी बेटा, इट रेफर टू एज एन इंडिविजुअल लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस विच इज द डिसीजन ऑफ होल्डिंग मनी इन लिक्विड फॉर्म बेटा। मनी इन लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो इसको आपने इधर कैश और रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश में रखा हुआ है। मतलब पापा पावर बूस्टर नहीं, ये मेन में आया हुआ इसलिए मैंने रखा हुआ है, मतलब उनका उनका होगा, हमारा नहीं, मैं तो वो वर्ड भी यूज नहीं करूंगा। आओ सर, जैसे कि कैश इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट और एज प्रिकॉशंस बेटा। अरे डन 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 डन, अरे सुन लो मेरी बात बेटा। डिमांड ऑफ मनी का मतलब जहां पे लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कैश या नालायक मैडम, रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ओह वाओ, थैंक्स मैम। मनी डिमांड इज इंपैक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं सर? इन्फ्लेशन, इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। कोरोना के टाइम पे सबको पैसा चाहिए था बेटा, फ्यूचर अनसर्टेनिटी थी ना। आगे सर, द टू इंपॉर्टेंट मोटिव्स ऑफ डिमांड ऑफ मनी सर, पहला क्या? ट्रांजैक्शन, और दूसरा क्या? स्पेकुलेटिव। अभी सर इसको सुनना सर, सुनो, ये नोट में आपको दे रहे हैं, आप बस इसको एक बार 1 रीड बस दे देना इसको। हाँ आ सकता है, आप बस इसको 1 रीड दे देना बेटा, ठीक। चलो सर आगे जाते हैं सर। ओ मैडम, ओ बताऊं अभी आपको? आओ सर, लास्ट एग्रीगेट मनी डिमांड क्या होती है बेटा? अभी क्या था ऊपर वाला, क्या था सर? ऊपर वाला क्या था सर? डिमांड ऑफ मनी, जहां पे हमने एक वर्ड देखा था, क्या बेटा? इंडिविजुअल। लेकिन अगर सभी लोग डिमांड करने लगे तो क्या हो जाएगा सर? एग्रीगेट मनी डिमांड। कितना आसान था ना बेटा, एक बार थोड़ा सा पढ़ाने देना मेरी माँ। इन एन इकोनॉमी the entire demand for money is made up the transaction demand and speculative demand.
द फॉर्मर इज proportionate to real GDP and the price level, whereas the latter is inversely related to market interest rate. सर यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, एक मिनट, लेकिन खत्म होने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा. पहला, कॉन्फिडेंस इनहांसर 1 में मैंने आपको मनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं बेटा, कितने फंक्शंस होते हैं? 2. पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी. प्राइमरी के भी 2 होते हैं बेटा, पहला एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, लेकिन सेकेंडरी में भी 2 हैं सर. पहला स्टोर ऑफ वैल्यू और डेफर. बेटा आपका पहला वाला इनहांसर याद होता है, याद कर लेना बेटा. दूसरा सर कॉन्फिडेंस इनहांसर 2 है बेटा, जिसमें हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ मनी. आखिर मनी कैसा हो सर? ड्यूरेबल होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम करना चाहिए, मनी में वेट होना चाहिए. मनी में वेट होना चाहिए, ज्यादा वेट होगा तो कैसे लेके घूमेंगे, ठीक, इसलिए हल्के हल्के होने चाहिए. अबे वही बात लिखी हुई है, गधा हंस रहा है, पढ़ जाके. अबे हंस रहा है, पढ़ जाके. अगला है लास्ट क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू में काम आना चाहिए बेटा. अच्छा, कॉन्फिडेंस इनहांसर बेटा 3 बेटा, यहाँ पे क्या बताया? मनी की अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस हो सकती थी. देखो बेटा ये वाला सेक्शन ना, ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. उसके पीछे रीजन ये है, ये लोग ना एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं बेटा, ये एमसीक्यू में इसको पूछ सकते हैं, जहां पे ये पूछ सकते हैं कि सर मनी की ये डेफिनेशन है या नहीं. तो सर बेटा ये भी आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक. चलो यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म होता है. अगर 35 मिनट्स में कोई चैप्टर खत्म करा सकता है मनी, तो वो सिर्फ, चलो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा अगर आगे ऐसे चाहिए तो. चलो थैंक यू.